तो अब आज हम लोग सीखेंगे फूड चेन ऑफ इकोसिस्टम। अब जरा बताओ, ये फूड चेन का कंसेप्ट क्या होता है? क्या है कहानी फूड चेन का? ये चैन का मतलब क्या है? एक दूसरे के श्रृंखला को जोड़ना। अब जरा बताओ, कोई भी चीज अगर रोटी खाते हैं या मुर्गा मछली मीट जो भी खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्या जरूरत है खाने को? ताकि हमको देखा नहीं जाता है को काफी अच्छा दिख रहा है? ऐसा तो होता नहीं है। हम लोग प्लांट खाते हैं, आलू सब्जी जो भी खाते हैं, क्यों खाते हैं? वजह होता है, दूध पीते हैं, ग्लूकोज खाना, ये जितनी भी आप लोग खाना पीना वाला चीज होता है, इसको क्यों करते हैं? इसके पीछे रीजन यही होता है कि हमें एनर्जी मिले। हमें एनर्जी प्रोवाइड होगा, जिस चीज को हम खाएंगे उससे हमको क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। इससे बेनिफिट होगा कि जब हमें एनर्जी मिलेगा तो हमारा ग्रोथ रेट क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब कि बात सीधी सीधी जो भी होती है, जिस चीज की भी बात करें वो सीधा का सीधा क्या, अगर दूसरे जो भी एक दूसरे को खाता है उसके लिए क्या होती है? एनर्जी। और हमारे बायोलॉजी में एनर्जी को क्या बोलते हैं? एक ही नाम देता है एनर्जी को, जिसका नाम होता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब कि जो भी चीज हमारे पास काम होता है, जो भी अगर कोई ऑर्गेनिज्म खाता है, अगर मान लो कि अगर ये ह्यूमन है, अगर ह्यूमन किसी मुर्गी को खाता है तो इसका मतलब चाहता है कि इसको काफी अधिक मात्रा में क्या मिले? एनर्जी मिले। क्योंकि जो भी एनर्जी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मिलता है। एनर्जी कोई कैप्सूल ही नहीं होता है। आप खाते हो एनर्जी की कैप्सूल, वो भी क्या होता है? जब फॉर्म ऑफ एटीपी मिलता है हमारे बॉडी में, अगर डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हमारे बॉडी में एडजस्ट होता है। ये कभी नहीं होता है कि एनर्जी जो होता है एक थैला होता है, ये पेन की तरह एनर्जी है, इसको बॉडी में ले ले तो हमारा इकट्ठा हो गया। ऐसा कभी नहीं होता है, सोचना भी मत ऐसा। ठीक है? तो मतलब कि जो भी काम होता है, ये फूड चेन की सिस्टम होती है, ये सारा का सारा एटीपी के फॉर्म में होता है। अगर हम सनलाइट, अगर प्लांट भी अगर खाना बनाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो वो भी क्या करता है? एटीपी प्रोड्यूस करता है। वहां से भी फोटोसिंथेसिस पढ़े हो ना, 38 एटीपी, ग्लाइकोलिसिस के दौरान एटीपी प्रोड्यूस। तो जब भी काम होता है, वो फोटोसिंथेसिस हो या कोई भी प्रोसेस हो, वो कोई भी खाने पीने का प्रोसेस हो, हर प्रोसेस में हमें एनर्जी के रूप में एटीपी मिलता है। मतलब कह सकते हैं कि एटीपी का ट्रांसपोर्टेशन। अब एनर्जी बात हो या गई, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हो ना? क्या कहता है कि एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। ना तो हम बना सकते हैं ना तो क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर हमारे बॉडी में एटीपी आता कहां से है? तो आता कहां से? जिसको हम खाते हैं उसका एटीपी हमारे में आता है। वो उसका बिगड़ा हुआ रूप आता है हमारे बॉडी में, और फिर उसको हमारा बॉडी क्या करता है? जो बिगड़ा हुआ सामान टूटा फूटा रहता है उसको जोड़ देता है, तो एटीपी नया बना देता है। तो मतलब जो एटीपी था उसके बॉडी में, जो एनर्जी था उसका बॉडी का वो फैट में, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हुआ था। वो हमारे बॉडी में आता है, अब वो क्या करता है? उसका यूटिलाइज करता है, यूटिलाइज करने के बाद उसका एटीपी का प्रोडक्शन करता है। तो ये सिस्टम जो होता है, इसे कंटिन्यूटी में करना ही, इसको एक दूसरे से कनेक्ट करना ही क्या कहलाता है? फूड चेन कहलाता है। मतलब अगर मान लो कि जो भी हमारे पास प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूसर है, अगर उसको यूज करेगा कौन सा? हर्बीवोरस अगर खा लिया, उसको खाएगा कौन सा? कार्निवोरस। तो ये जो हमको चेन मिला, इसी को तो हम लोग कहते हैं फूड चेन। मान लो कि हमारे पास अगर प्लांट्स हैं, प्लांट्स को अगर इंसेक्ट खाता है, इंसेक्ट को अगर फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को अगर मान लो स्नेक खाता है, स्नेक को अगर ईगल खाता है, तो देखो तो एक दूसरे को खाना शुरू किए कि नहीं? यही तो है आपका फूड चेन। क्या है? कुछ नहीं है। अब देखो, ये प्लांट जो होगा ये क्या करेगा? सन से सनलाइट लेगा और तब ये एनर्जी बनाएगा। ठीक है? तो कहते हैं कि अगर हमारे पास सनलाइट से एनर्जी लिया, प्लांट, प्लांट को इंसेक्ट, इंसेक्ट से फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक लेगा, तो एनर्जी कहां से? सनलाइट से। तो अब सनलाइट को कैलकुलेट करते भी हैं और नहीं भी करते, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या प्लांट हो, सब कोई क्या करता है? सनलाइट से लेता है। तो कहते हैं कि इसको एक दूसरे को खाते हैं। अब खाना को हम लोग कहते हैं ग्रेजिंग, कहते हैं ग्रेजिंग करना, चबाना। तो इसीलिए इसको आगे चलकर हम लोग कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन। तो ये होता है पहला टाइप ऑफ फूड चेन। वो फूड चेन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से शुरू होता है। कहां शुरू होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से शुरू होता है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं प्लांट से। तो वो
food chain, that type of food chain which are initiate from the living organism and finished on the living organism. ध्यान रहे लिविंग ऑर्गेनिज्म से शुरू होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म भी होता है। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म शुरू होता है और कहां जाता है, कार्निवोरस तक जाता है, टॉप कार्निवोरस तक जाता है। तो इस तरह के फूड चेन को हम लोग कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। समझ में आया? अगर यही चीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर ले, जहां पर फूड चेन की शुरुआत होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, अब वो जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म तक। जैसे मान लो पैरासाइट है, अब मिट्टी होता है, मिट्टी के अंदर बहुत सारे पैरासाइट होते हैं। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं, प्लांट में आपको नाइट्रोजनस प्लांट, सॉरी ओह क्या हो गया है आपको, दलहन प्लांट जिसमें दाल तेल जो होते हैं ना प्लांट, उन प्लांट के जड़ों में बैक्टीरिया पाई जाती है जिसका नाम होता है, क्या करते हैं उसको हम लोग, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। जैसे मैं आपको नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोबैक्टर, ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं उसके प्लांट में नाइट्रोजन को इकट्ठा करते हैं, एक्युमुलेट करते हैं। तो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता नहीं है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, उसको सो यूज करके जो माइक्रोबैक्टर बैक्टीरिया होता है उसको क्या करता है, वो नाइट्रोजन को खींचता है एटमॉस्फेयर से, वो प्लांट के जड़ों में इकट्ठा होता है। कभी देखना, अभी हम पढ़ाएंगे नाइट्रोजन साइकिल, वहां बताएंगे। जब प्लांट होता है उसके जड़ देखना कभी, अरे नहीं देखा होगा, मटर अपने घर में बोले ना, अब मटर को उखाड़ना, और उखाड़ोगे ना तो उसके जड़ में देखोगे ऐसे गांठ मिलते हैं। अब इस गांठ को खोल के मत देखना किधर बैक्टीरिया है, वो नहीं दिखाई देगा, और उसके लिए माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो गांठ होते हैं ना, उस गांठ में देखोगे तो उसमें माने कि उस गांठ में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक, तो प्लांट से जो मिट्टी के कण है वहां से नाइट्रोजन देता है, और एक किसको देता है, प्लांट को देता है। अब प्लांट अपना खाना बनाता है, फिर उसके बाद इंसेक्ट खाएगा, फ्रॉग खाएगा, स्नेक खाएगा, ईगल खाएगा। मतलब कि शुरुआत कहां से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, और जाता कहां तक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म तक। तो जो शुरुआत होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से और जाता है टॉप लिविंग ऑर्गेनिज्म तक, उसे हम लोग कहते हैं ग्रेजिंग इकोसिस्टम, सॉरी ग्रेजिंग चेन इकोसिस्टम। लेकिन अगर जिसकी शुरुआत होती है कहां से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कहां से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, और जाता है टॉप ऑर्गेनिज्म तक, तो इस तरह की इकोसिस्टम को हम लोग कहते हैं डेट्राइटस फूड चेन। क्या बोलते हैं हम लोग, डेट्राइटस फूड चेन। तो वो फूड चेन जो शुरुआत होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से और जाता है टॉप लिविंग ऑर्गेनिज्म तक, उसे कहते हैं हम लोग ग्रेजिंग इकोसिस्टम। अब वो फूड इकोसिस्टम जो शुरुआत होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और तब जाता है वो टॉप लिविंग सिस्टम तक, उसे कहते हैं हम लोग डेट्राइटस। दैट्स ऑल। नहीं समझ में आया तो एक काम करो ना, 2-4 लाइन लिख लेते हैं ना, लिखो ग्रेजिंग फूड इकोसिस्टम। ग्रेजिंग फूड इकोसिस्टम डिफिनेशन लिख लो, कहोगे कि कुछ पढ़ा दिखवाते तो है नहीं, खाली पकड़ पकड़ कर देते हैं। लिखो, दिस टाइप ऑफ फूड चेन start from the living plant, living green plants, goes to grazing herbivorous, so on, आगे बढ़ता जाता है, so on is called food chain, sorry grazing food chain ecosystem। सो ऑन ऐसे लिख सकते हो, आगे जो और भी जोड़ लो ना, कहोगे कि आधा लिखवा के छोड़ दीजिए। सो ऑन एंड सो ऑन टू कार्निवोरस, चलो आगे बढ़ाई देते हैं, सो ऑन टू कार्निवोरस इज कॉल्ड ग्रेजिंग इकोसिस्टम। ठीक है, एग्जांपल बना लो, प्लांट, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। हाँ, पढ़ाने के दौरान ध्यान रखना ये नहीं कि सर कहीं से ही हमारे किताब में तो सनलाइट लिखा है, सर हमारे किताब में सनलाइट लिखा हुआ था, आपने सनलाइट नहीं पढ़ाया। भैया लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सनलाइट इनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए, हर किसी को चाहिए। ठीक है, तो आप इसीलिए हम उसको प्लांट से शुरू करते हैं। तो आप इसे मत करना कि सर हमारे किताब में सनलाइट दिया, सर जी गलती पढ़ा के चले गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो प्लांट, इंसेक्ट, फ्रॉग, ये जाते शुरू कहां से होता है, ग्रीन प्लांट से शुरू होता है, उसे करते हैं हम लोग ग्रेजिंग इकोसिस्टम। अब लिखो डेट्राइटस इकोसिस्टम।
लिखो, द टाइप ऑफ फूड चैन goes from dead organism, goes from dead organic matter into microorganism and then to organism feeding on detritus and their predator which are goes to top consumer is called detritus food chain. It's called detritus food chain. detritus food chain के बारे में 3-4 साइंटिस्ट ने नाम दिया था, जैसे में हेल्ड, HEALD, हेल्ड जो थे 1969 में इसके बारे में एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, और एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम था W.E. ओडम। इन्होंने भी करीब 1970 में इन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन किए थे। दो साइंटिस्ट के नाम इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि आपको क्या हो गया, समझ में आ गया होगा डेट्राइटस। आप समझो, यहां तक तो समझ में आ गया फूड चैन की कहानी। अब इसी चीज को अगर एक दूसरे से जोड़ दें, वेब किसे कहते हैं? वेब जानते हो वेब क्या होता है? WEB, www पढ़ते हो ना, वर्ल्ड वेब वाइड पढ़ते हो ना। तो ये जो वेब होता है, वेब का मतलब होता है कनेक्शन। वेब का मतलब क्या हो गया? कनेक्शन। मतलब एक टॉप कंज्यूमर है, जो एक टॉप कंज्यूमर है, जो घूम फिर कर सबको खाता है। जैसे में अगर हम एक छोटा सा ह्यूमन की एग्जांपल लेते हैं, चलो हम अपने एग्जांपल लेते हैं। हम क्या करते हैं, ठीक है, इस समय हम जहां पे हैं, मान लीजिए कि हम इस समय चाइना में हैं। ठीक है, तो अगर चाइना में हम हैं तो यहां के लोग जो होते हैं हर चीज खाते हैं। ठीक, तो एक ह्यूमन जो है वह प्लांट भी खाता है। तो प्लांट से छोड़ो, थोड़ा सा इसको हम इसमें समझाते हैं। ठीक है, अगर मान लो एक ह्यूमन है, ठीक, ये क्या करता है? प्लांट भी खाता है, प्लांट को खाता है। यही ह्यूमन अगर कोई इंसेक्ट है उसको भी खाता है। ठीक है, अगर ये जो इंसेक्ट है, अगर इसे मान लो कि अगर रैट खाता है तो इसको भी खाता है। अभी थोड़ी देर पहले चाइना में एक वायरस है जिसका नाम था हंता वायरस। हंता वायरस क्या होता है? इसी रैट के लार्वा से होता है। रैट के लार्वा में वो पाया जाता है। और यहाँ के लोग चूहा को कैसे खाते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, हम अपने आंखों से देखे हैं ये खाते कैसे। यहाँ के लोग, जो न्यू बॉर्न रैट होता है, न्यू बॉर्न रैट जो एकदम आप देखे होंगे, वो लाइट आपको गोल्डन कलर का होता है। ठीक है, न्यू बॉर्न रैट आप देखिएगा गोल्डन कलर में होता है। ठीक है, इसको ये लोग क्या करते हैं, जिंदा रैट को सॉस के साथ ऐसे, जिसको कहते हैं चॉपस्टिक, चाइनीज बोलते हैं ख्वाइजा, चाइनीज में उसको नाम होता है ख्वाइजा। ठीक है, तो चॉपस्टिक से ऐसे उठाते हैं और उठाकर सीधा सॉस के साथ मिलाए और मुंह में। तो क्या करते हैं लोग रैट को, इसीलिए तो यहां पर बीमारी कोरोना वायरस आया, ड्यू टू चमगादड़। तो यहां पे क्या होता है कि ये जो इंसेक्ट है, ये रैट को अगर ये इंसेक्ट, अगर मान लो रैट इस इंसेक्ट को खाता है तो ये रैट को क्या करते हैं, खा जाए। इतना ही नहीं, अगर इस रैट को स्नेक खाता है तो जब तुमको पता है कि स्नेक को भी ये लोग क्या करते हैं, खाते हैं। ये प्लांट जो है, ये रैट को भी प्लांट्स को, इस प्लांट्स को रैट भी खाता है, ये प्लांट को स्नेक भी खाता है। ये प्लांट को अगर मुर्गियां खाती हैं तो ये भी क्या करते हैं, इसको खाते हैं। बन रहा है ना इंटरेस्टेड खेल। देखो, अगर ये प्लांट है, अगर इस प्लांट को मान लो कि, और कोई ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ, चलो गोट को खिला देते हैं। तो ये अगर गोट जो है, अगर डॉग उसको खा जाता है तो ये कुत्ते भी खाते हैं। मतलब ये कि एक प्रोड्यूसर है, ठीक है,
और इसके कई सारे कहीं से कनेक्टेड हो और लास्ट में आकर एक कॉमन कंज्यूमर मिले, जिसको हम लोग कहते हैं टॉप कंज्यूमर। आई बात समझ में? मतलब कहीं से घूम फिर के आप वहां पर आकर मिल जाते हो। तो जरा बताओ, ये क्या हुआ? एक तरह के बंद सिस्टम का निर्माण हुआ कि नहीं? और बंद सिस्टम का मतलब क्या? एक क्लोज पैकिंग बना। तो जो क्लोज पैकिंग बनता है इसी को कहते हैं हम लोग वेब। क्या बोलते हैं? वेब। अब जब तुम सर्च करते हो गूगल पर वेब तो देखे होंगे एक गोल सा बनता है और उसमें क्या नेटवर्किंग होती है, घूमता रहता है। आप उसमें जो जाल होता है, नेटवर्क, जो एक इनिशियल पॉइंट से एक क्लोज पॉइंट पर आता है, तो ये बनता है एक वेब। और चूंकि यहां जो भी काम हो रहा है वो फूड पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ये जो भी खाते हैं इसको एनर्जी का इसको एटीपी, यहां से इसको एटीपी। तो इस तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ठीक है, तो ये जो हमारे पास इस तरह की जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं और ये जो नए सिस्टम का निर्माण होता है, इसी को आगे चलकर हम लोग कहते हैं फूड वेब। क्या नाम देते हैं? फूड वेब। आई बात समझ में? तो ये फूड वेब में क्या होता है कि यहां पे जो भी प्लांट्स, जो भी ऑर्गेनिज्म है, अपने क्या करते हैं, ये एक से चलते हैं और लास्ट में आकर ह्यूमन के पास पहुंच जाते हैं। ये ह्यूमन जो होते हैं, ह्यूमन मतलब ये पूरे जहां भी रोटेशन, लास्ट एक फाइनल पोजीशन, यानी कि एक इनिशियल पॉइंट हो और एक फाइनल पॉइंट हो, उसके बाद आपको कोई भी रास्ता घूम फिर के आओ, वहां पर आपको आना है। तो इससे करते हैं हम लोग फूड वेब। तो आप हेडिंग डाल लो फूड वेब, हेडिंग डालो फूड वेब। हो गया? अब इसको आप बना लो। आप इसको बना लोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इसको लिखाने की आपको कोई ज्यादा सख्त जरूरी नहीं दिख रहा है हमको, कोई चीजें जो आपको लिखवाया जाए। ठीक है? तो इस तरह से अगर मान लो, जो अगर इसको सिस्टम कहा जाए, अगर इसको हम पूछेंगे सर इसको आप फूड चेन के साथ जोड़िए, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप? अगर इसको फूड चेन के साथ कंपेयर करना हो तो कितने फूड चेन बने? एक प्लांट, प्लांट से खाया इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाया ह्यूमन, ठीक है, उसके बाद प्लांट सीधा खा गया ह्यूमन, फिर प्लांट, फिर रैट को खाया स्नेक, स्नेक को खाया ह्यूमन। इस तरह से कई सारे फूड चेन बनेंगे और कई सारे फूड चेन आपस में मिलते हैं तो फूड वेब का निर्माण होता है। एक नया कंसेप्ट और मिल गया कि द ग्रुप ऑफ, क्या व्हाट डू यू मीन बाय फूड वेब? द ग्रुप ऑफ फूड चेन, द ग्रुप ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। कई सारे फूड चेन आपस में मिलते हैं तो एक फूड वेब का निर्माण होता है। आएगा समझ में? तो कई सारे फूड चेन कह सकते हैं कि जितने सारे फूड चेन हमारे पास मिलते हैं और ये सारे फूड चेन आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक से अधिक कॉम्प्लेक्सेस का जो फॉर्मेशन करते हैं और आपस में आकर एक जगह मिलते हैं, इस तरह की हम लोग क्या बोलते हैं? फूड वेब के नाम से जानते हैं। ठीक? अब ये जो फूड वेब मिलता है, समझो, अब इसमें क्या होता है कि इसमें कई तरह के कंसेप्ट हमारे पास निकल कर आते हैं। जैसे अरे चलो यहां तक एग्जांपल हम आपको देंगे, एक और एग्जांपल बनाए फूड वेब का, कहो तो बनाते हैं। लाओ उसको हम एक छोटा सा एग्जांपल और बनाते हैं ताकि तुमको और अच्छे से हम समझाने की कोशिश करें। ऐसा ये एग्जांपल तुम अपनी जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे फूड वेब का, जहां तक हमको याद है। अगर मान लो हमारे पास अगर प्रोड्यूसर है, ठीक है, और ये प्रोड्यूसर हमारे पास माइक्रोफाइट्स हो गए, ठीक, ये हो गए माइक्रोफाइट्स। तुम्हारे एग्जाम का किताब की एग्जांपल दे रहे हैं, तो सोचा कि तुम किताब की एग्जांपल बता दे ताकि तुम लोग को, ठीक है। अब यहां पर ये जो माइक्रोफाइट्स होते हैं ना, ये कौन बनाता है? रोटेटेड प्लांट। जो प्लांट्स पानी में घूमते रहते हैं ना, वो रोटेटेड होते हैं, हम लोग कहते हैं माइक्रोफाइट्स, ठीक। और कुछ प्लांट होते हैं हम लोग कहते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। जैसे मान लो फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ये तरह की एल्गी होता है, पढ़े हो ना, ये समुद्र में पाए जाने वाले प्लांट होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, ठीक। अगर मान लो ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, इसको जो होती हैं बड़ी मछलियां भी खाती हैं। लो इसका नाम था हम लोग, मान लो बिग फिश, या इसको हम लोग कहते हैं ग्रीन फिश,
ठीक है, गेराइन फिश के नाम से जानते हैं इसको हम लोग, GARINE, ग्राइन फिश। आप इसको बिग फिश रखो, ग्राइन फिश से कंफ्यूज करोगे। तो ये फाइटोप्लैंक्टन को क्या मछलियां नहीं खाती हैं? बिल्कुल खाती हैं। क्या इस माइक्रो फाइटोप्लैंक्टन को नहीं खाती हैं? बिल्कुल खाती हैं। मतलब ये डायरेक्ट इनको खाती है। हमारी वाली कहानी हो गई, जो प्लांट था उसको ह्यूमन खा रहा है। देखो तो बिल्कुल सिमिलर बना रहे हैं। ठीक है, मतलब ये भी तो क्या हो गए, आपके कंज्यूमर हो गए, ये भी आपके कंज्यूमर हो। ठीक, इस फाइटोप्लैंक्टन का स्मॉल फिश भी खाएंगे, छोटी मछलियां भी खाएंगे, ये भी क्या करेगा, ये खाएंगे। जरूरी है इनको इंसेक्ट भी खाएंगे, और इस इंसेक्ट को स्मॉल फिश भी खाएंगे, या इस इंसेक्ट को बड़ी मछलियां भी खा सकती हैं। खा सकते हैं कि नहीं खा सकती? ठीक है, आप देखिए, तो इस तरह से इस फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन, ठीक है, और जू प्लैंक्टन को स्मॉल फिश, स्मॉल फिश। तो ये पुरानी बात नहीं यार, क्या बार बार लिखवाओगे तुम लोग। देख रहे हैं, ये पानी के अंदर वाली सिस्टम हो गई। ये पानी का अंदर वाला बात जब कहेंगे, थोड़ा सा पॉन्ड इकोसिस्टम भी पढ़ा ही देते हैं, हमें तो ट्रॉपिकल इकोसिस्टम तो सिखाई दिए थे। तो ये क्या होता है, ये पॉन्ड इकोसिस्टम का कहानी होता है। पानी के अंदर भी क्या होता है, फूड वेब का निर्माण होता है, और इसी को हम लोग आगे चलकर हम लोग करते हैं, क्या चीज, पॉन्ड फूड वेब। समझ में आया? ये है आपका पाउंड फूड वेब। ठीक है, तो हम लोग मतलब सीधे सी बात होती है, इसमें कई सारे फूड चेन इसको आपस में मिला देते हैं, तो जो नए स्ट्रक्चर का निर्माण होता है उसी को आगे चलकर हम लोग क्या करते हैं, फूड वेब के नाम से जानते हैं। हाँ, यहां तक अगर किसी की दिक्कत हो तो बताइए, है कोई दिक्कत? नहीं ना? अब क्योंकि ये चैप्टर जो है बड़े इंटरेस्टेड, बड़े आसानी से समझने वाले चैप्टर है। बस आप केवल सुनते रहेंगे, लेक्चर सुन लेंगे, लेक्चर देख लेंगे ना, तो आपको बता रहे हैं एग्जाम में बैठोगे तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, सब कुछ करके आओगे। अब इसके बाद की कंसेप्ट, अब इसके बाद का कंसेप्ट क्या है वो हम अब कवर करते हैं। देखो, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाना, क्योंकि इसमें हम कुछ डाटा बताएंगे। ठीक है, क्योंकि अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें कुछ हम लोग डाटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब लिखते हैं इकोलॉजिकल एनर्जेटिक, हेडिंग डालो, इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स। अब ये कहानी है, तो कहते हैं कि जितने भी लाइट हमको सनलाइट वेवलेंथ जो आता है, ठीक है, आप सेकेंड ईयर में पढ़े हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वहां पे क्या पढ़ाते हैं थोड़ा समझना, थोड़ा सा, क्योंकि सीरियस टॉपिक है। अब देखो, जो भी हमारे पास सनलाइट आता है तो ये जरूरी नहीं होता है कि सारे सनलाइट का यूज प्लांट अपना खाना बनाने में कर लेता है, नहीं। आपको बता दें, जितनी भी लाइट आती है उसके बहुत सारे मात्रा जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर से जो लाइट आते हैं, तो बहुत सारे जो होते हैं वो ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और क्या करता है, उसको रिपेल कर देता है, मैक्सिमम लाइट को रिपेल कर देता है। कुछ लाइटें जो होती हैं वो जमीन पर आती हैं। अब वो जो लाइटें आती हैं उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, जो कुछ अल्ट्रासोनिक रे होती है, कुछ एक्सरे होती हैं, कुछ अल्फा रे होती हैं, कुछ बीटा रे होती है, कुछ इंफ्रारेड होती हैं, कुछ फार इंफ्रारेड होती हैं, और कुछ जो होती है वो विजिबल रे होती है। आई बात समझ में? तो ये जो सनलाइट के लाइट जो आते हैं, जरूरी नहीं होता है कि उसका इंटेंसिटी एक बराबर, उसका वेवलेंथ एक बराबर हो, वो अलग अलग वेवलेंथ के साथ आते हैं। ठीक है, और जो उसका वेवलेंथ अलग अलग आता है तो ऐसे कंडीशन में उनका कलर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। उसकी आप पढ़े हो ना कि जिसका वेवलेंथ अगर हमारे पास 400 से लेकर और 700 नैनोमीटर के बीच में, यानी कि 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है, 7500 एंगस्ट्रॉन के बीच में, तो ये विजुअल रे का होता है। इसके बाद होता है तो वह इंफ्रारेड का होता है, इससे उससे ज्यादा होता है तो क्या होता है, वह अल्ट्रावायलेट रे के रूप में काम करता है। तो इस तरह से जो हमारे पास आप एक पार्टिकुलर वेवलेंथ पर लाइट हमारे पास आएगा तब हम उसको कलर देख पाते हैं। अब कभी एक्सरे कराने जाना, वहां पर आपको एक्सरे नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उसकी विजिबिलिटी जो होती है दिखाई नहीं देती है।
उसको उसका वेवलेंथ जो हमारे विजन के वेवलेंथ से मैच ही नहीं करता है। उसकी वेवलेंथ और हमारे वेवलेंथ में काफी अंतर होता है, इसलिए हम उसको नहीं देख पाते हैं। हम लोग उस लाइट को देख लेते हैं जिसकी वेवलेंथ हमारे इंटेंसिटी के बीच में, हमारे आई के वेवलेंथ के मैच कर सकता है कि हमारा आई कितने वेवलेंथ को देख सकता है। तो कहते हैं नहीं, इसका वेवलेंथ देखने की टेंडेंसी होती है करीब करीब 300 से लेकर, यानी 3000 से लेकर 7000 या 4000 से लेकर 7000 वेवलेंथ तक। मतलब ब्लू कलर से देखना शुरू होता है और रेड कलर तक। पढ़े हो ना, बिब्ग्योर, या हिंदी बोलते हैं बैनिया पिनाला। ठीक है, तो जो बिब्ग्योर या बैनिया पिनाला है, मतलब 7 कलर को हमारे पास, या जो जिसको आगे चलकर हम लोग कहते हैं क्या चीज, रेनबो। तो ये जो कहानी होता है जिसमें हम लोग 7 कलर को देखते, तो ये क्या है आपको बता दें, जितने भी प्रोड्यूसर भी होते हैं, जो प्लांट भी होते हैं, ये भी इसी विजुअल लाइट का यूज करके खाना बनाते हैं। ये भी इंफ्रारेड का यूज नहीं करते हैं, ये भी एक्सरे का यूज नहीं करते हैं, ये भी बीटा और अल्फा रे का यूज नहीं करते हैं। ये नहीं कि प्लांट जो होता है वो इंफ्रारेड करके खाना बनाएगा, एक्सरे लेकर खाना बनाता है, बिल्कुल नहीं। ये भी उसी का यूज करते हैं जिसका यूज हम लोग करते हैं। ये भी क्या करते हैं कि हमेशा विजुअल लाइट का यूज करते हैं। यही वो जब होता है कि जो मैक्सिमम जो होता है प्लांट जिस कलर को यूज करता है वह होता है ब्लू कलर। रेड और ब्लू, ये 2 कलर ऐसे होते हैं जिनका ये मैक्सिमम यूज करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस करने। ठीक है, तो जो ये फोटोसिंथेसिस करिए, ये जो खाना बनाए, तो क्या हो, सनलाइट से इनको एनर्जी मिलता है। ये है एनर्जिकल इकोसिस्टम। क्योंकि एनर्जिकल इकोसिस्टम की कहानी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, पर थोड़ा सा आसान भी है, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। ठीक है, तो जो ये फूड प्रोडक्शन वहां से हुआ, जो प्लांट से सनलाइट से उसको एनर्जी मिला, उस एनर्जी के प्रेजेंस में क्या करेगा, ये अपना खाना बनाना शुरू करेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, जब ये खाना बनाना शुरू करेगा तो ये जो एनर्जी की प्रोडक्शन कर लिया, आपको बताएं, जब आप बॉटनी पढ़ेंगे तो वहां आपको बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जब प्लांट क्या लगभग 97% वाटर जो होता है वो निकल जाता है, उसका क्या करते हैं, प्लांट सनलाइट द्वारा ले ली जाती है। आप इसी में आप देखना ना कि जब प्लांट जो होते हैं वो जब आपको कड़ाके की जब धूप होती है, छोटे प्लांट की बात करें, जमीनी स्तर की जो प्लांट होते हैं, आप देखना उसकी पत्तियां मुरझा जाती है, लेकिन सुबह सुबह देखते हो तो एकदम टाइट रहती है, शाम को देखते हो ढेर टाइट हो जाती है। कभी सोचे हो कि यार माली जो होते हैं वो सुबह में पानी और शाम को पानी ही क्यों देते हैं, दोपहर में क्यों नहीं पानी देते हैं? क्योंकि दोपहर में उस प्लांट पानी का यूज कम करता है। क्योंकि जब प्लांट का मैक्सिमम खाना बनाने का काम जो होता है वो मॉर्निंग और इवनिंग में होता है। कहते हैं मॉर्निंग में 8 बजे, शाम को 5 बजे। कई बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम का, जो 5 to 8 का जो रेंज होता है, ये खाना बनाने का बड़ा अच्छा रेंज होता है मॉर्निंग का, और इवनिंग का जो 3 to 5 का रेंज होता है, या 5 to 7 का रेंज। इस तरह से जो इवनिंग का रेंज, जहां पे सनलाइट मिले, पर केवल उतना ही मिले जितना वो खाना बना सके। क्योंकि जैसे सनलाइट बनता है धीरे धीरे उसकी क्या होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करने का जो रेट होता है, जो उसके अंदर क्लोरोफिल होते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, अपना क्लोजिंग सिस्टम, अपना सामान वान पैक करने लगते हैं। आई बात समझ में? तो जो यहां पे इसकी जो एनर्जी का अब क्या होगा कि जो भी प्लांट जो खाना बनाएगा तो उसमें एनर्जी बनाए प्रोडक्शन करेगा। अभी जो एनर्जी प्रोडक्शन करेगा तो जाहिर सी बात है, एक दूसरे को कोई खाएगा, वो उसको दूसरे खाएगा, वो दूसरे खाएगा। हम उस समय से बोलते हुए आ रहे हैं कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खाता है तो उसका क्या क्या उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद हमेशा होता है कि हम जब दूसरे को खाएंगे तो ऐसी स्थिति में उससे हमको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास होगा वह एनर्जी का फ्लो होगा, मतलब एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठवें। तो इस तरह से एनर्जी का क्या होता है, फ्लोइंग एनर्जी होती है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसे कहते हैं एनर्जी फ्लो। ठीक, तो जब एनर्जी का फ्लो होगा तो ऐसे सिस्टम, ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी हमको एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो जो भी हमारे पास फूड चेन या फूड वेव या कोई भी सिस्टम काम करता है, वो सारे के सारे सिस्टम जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी के लिए, सिर्फ सारा काम एनर्जी के लिए होता है। ठीक है, तो यहां पर आप इस तरह को आप यहीं पर आप पढ़ लीजिए लिंडमान का 10%। तो लिंडमान के लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू लिंडमान लिखो, लिंडमान 10% रूल। लिंडमान
10% लॉ। देखो अकॉर्डिंग टू लिडमान only 10% energy will consume by the consumer from the previous consumer or producer ठीक है। तुमने कहा कि सिर्फ 10% जो होता है एनर्जी का वो प्रोडक्शन मतलब वो ले सकता है, अप्रॉक्स 10%। हम मानते हैं कि अगर मान लो बाकी जो होता है उसका लॉस कर जाता है। सपोज करो कि हमारे पास एक हम डाटा दे रहे हैं, अब उस डाटा को आप मान लो कि एक छोटा डाटा आपको देते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स डाटा दे रहे हैं, ठीक। तो अगर सपोज करिए सोलर एनर्जी से, जो हमारे पास सोलर रेडिएशन से प्लांट को एनर्जी मिला, समझने की कोशिश करना। मान लो कि जो इसको एनर्जी मिला 118 किलो जूल, ठीक, मान लीजिए हमारे पास एनर्जी मिली, ठीक, 800 किलो। आप एक काम करो, ग्राम कैलोरी ले लो, इसका यूनिट ले लो, 118 ग्राम कैलोरी किलोमीटर स्क्वायर पर ईयर लो। अब हम यही डाटा सब जगह यूज करेंगे, ठीक है, जो मेजर हम लोग यूज करते हैं। आप समझो यहां पे इससे प्लांट क्या किया, इसको यूज किया जो यहां पर ऑटोट्रॉप होते हैं, ठीक, मतलब ये इसका हो गया ग्रॉस प्रोडक्टिविटी। अल्लाह यहीं पर हम वो भी कंसेप्ट सिखा देते हैं। ग्रॉस प्रोडक्टिविटी यानी जीपी इसका इतना तो आया, और यहां पर मान लो कि इसका प्रोडक्ट ये यूज किया 111 किलोग्राम कैलोरी पर ईयर, ठीक है। ये डाटा बहुत कम है पर हम एक एग्जांपल के लिए बना रहे हैं। अब यहां से इसकी जीपी हो गई ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, इतना ये यहां पर बनाया। अब ये जब इसको ये मिलेगा, ठीक है, जब इसको खाएगा हार्बीवोरस, तो हार्बीवोरस जो होता है करीब करीब इसको मान लो कि 15 किलो कैलोरी बस मिला, सपोज करो, ठीक है। आप यहां पर दूसरा भी डाटा ले सकते हो, 100 ले लोगे तो इसको सिर्फ 10 मिलेगा, बाकी 90 अलग अलग यूटिलाइज होंगे, तो आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो करीब करीब कितना मिला, 15 किलो कैलोरी मिला, ठीक है, या 15 ग्राम कैलोरी पर किलोमीटर स्क्वायर पर ईयर मिला। बाकी कहां गया, तो बाकी जो होता है इसमें से बहुत होंगे जिसका यूज नहीं होता है, नॉट यूज्ड, ठीक। कुछ जो होगा जहां पर यूज हो जाएगा रेस्पायरेशन में, मान लो कि इसका नॉट यूज हो गया 70, रेस्पायरेशन यूज हो गया 23, तो 27 और 23 हो गया कितना, लगभग 93, ठीक है। और जो बच गया वह डिकम्पोजिशन में। ये समझ में आया डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ, नहीं आया समझ में, हम बताते हैं क्या होता है। मतलब ये तो रेस्पायरेशन समझ में आया, नॉट यूज तो समझ में आया। ये जरूरी है, प्लांट जब मान लो कि अगर मरेगा, पत्तियां गिरेगी तो अपनी कुछ एनर्जी लेकर गिरेगी, तो कुछ एनर्जी डिकम्पोज होगा, सड़ेगा, तो एनर्जी का लॉस होगा कि नहीं होगा, तो उसे करते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन, ठीक है। अगर ये हार्बीवोरस है और इसे अगर कोई कार्निवोरस खाता है, तो मान लो यहाँ 5 है, तो यहाँ पर अगर इसका 3 मिला, तो ये इसका ग्रॉस प्रोडक्टिविटी कितना हुआ, ये इसका ग्रॉस प्रोडक्टिविटी है, ये इसका ग्रॉस प्रोडक्टिविटी है 3 किलो कैलोरी जो कंज्यूम किया। अब बताओ ये 15 था, तो मान लो कि अगर ये भी नॉट यूटिलाइज, या अगर नॉट यूटिलाइज मान लो 7 किलो कैलोरी नॉट यूटिलाइज नहीं किया, और रेस्पायरेशन में करीब करीब मान लो 4.5 यूज कर लिया, तो जाहिर सी बात है डिकम्पोजिशन में जरूरी होता है क्या कि सारे हार्बीवोरस और कार्निवोरस खाई जाते हैं, ये भी तो मर सकता है, तो क्या करेगा, कितना बच गया 0.5 हो गया डिकम्पोजिशन में। अब ये कार्निवोरस है, अगर इसको कोई दूसरा कार्निवोरस खाएगा तो इसका भी 10% घटा लो, बस इसको दे दो, नहीं तो यहीं पर अगर इसको मार दो, हमारे बोर्ड पर जगह कम है, मार देते हैं इसको यहीं पर, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं यहीं पर मार देते हैं,
मारेंगे तो क्या करेगा, नॉट यूज्ड, मतलब इसके पास जो कंज्यूम एनर्जी रहेगा, नॉट यूज एनर्जी 1.2, क्योंकि ज्यादातर कंज्यूम ही रहता है। जब तक जिंदा रहेगा रेस्पायरेशन करेगा, रेस्पायरेशन करेगा 1.8, ठीक है। और डिकम्पोजिशन, क्योंकि जब एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी तो डिकम्पोजिशन एनर्जी क्या होगा, यहां पर अधिकतर एकदम लैक अमाउंट, मतलब कह सकते हैं लिटिल अमाउंट, या लैक कह सकते हो, या लिख दो यहां पे ट्रेस अमाउंट। देखो तो ये जो एनर्जी है, आप अगर इसको लीडमान से समझोगे तो अप्रोक्स वही है। आप देखो ये भी करीब 10% है, उसका 10, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आप अगर एग्जैक्ट डाटा लोगे तो ये मान लो 100 है, ये 10 होगा, ये कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरह से डाटा हमारे पास आगे बढ़ता है। क्योंकि हम यहाँ 111 लिए, इससे थोड़ा थोड़ा वैल्यू क्या कर गया, बढ़ गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको ऐसे समझ सकते हैं। समझ में आया? तो ये होता है क्या कहते हैं, एनर्जी फ्लो रूल, जिससे कोई भी कंज्यूमर या कोई भी प्रोड्यूसर जो होता है वह एनर्जी का कंज्यूम करके आगे बढ़ता है। आप समझो, तो इस तरह से आप अपने किताब में देखना, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं दी गई है। इस तरह से एनर्जी फ्लो के रूप में काम करता है, ठीक है। अब इसकी कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक साइंटिस्ट अभी हम लिखवाए थे ना, एच टी ओटम, ये बड़े खतरनाक साइंटिस्ट थे, मानते नहीं थे बेचारे, ठीक है, इतना आसानी से मानने वाला नहीं। उन्होंने क्या कहा कि जो एनर्जी का फ्लो होता है, घूम फिर के आप कहीं से भी लौट कर आओ, ठीक है। एच.टी. वोटम ने 1957 में उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया। क्या कहा, कहा कि अगर मान लो कि ये यहां से अगर सोलर सिस्टम है, ठीक है, ये आपका सपोज करो कि सोलर सिस्टम है, यहां से एनर्जी मिलेगा, समझने की कोशिश करना, हम कुछ बताने जा रहे हैं, ठीक है। यहां से क्या होगा, हमको एनर्जी मिलेगा, ठीक। सपोज करो कि यहां पे जो सोलर सिस्टम होंगे उनको क्या होगा, एनर्जी मिलेगा, ठीक। जो एनर्जी इनको मिलेगा तो हमारे पास मान लो कि यहां पर जो भी काम होगा सोलर सिस्टम में क्या होगा, फोटो सिंथेसिस होगा, ठीक। अब ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, तो जैसे कहानी में कई तरह की चीजें हम लोग को सपोर्ट मिलता है, तो केवल फोटोसिंथेसिस जो होता है वह सनलाइट के, खाना कोई भी खाना प्लांट बना लेता है तो वह केवल सनलाइट से नहीं बनाता है, उसके लिए कुछ और भी चाहिए। मान लीजिए कि यहां पर ऑर्गेनिक मैटर हो गया, ऑर्गेनिक मैटर भी चाहिए, और ये जो ऑर्गेनिक मैटर हुए ये क्या करते हैं, प्लांट को भी देते हैं अपना, ताकि तुम क्या करो, खाना बनाओ, और यहां से बनता है, प्रोडक्शन होता है फूड का, प्रोडक्शन ऑफ फूड, यानी कि बन गया फोटोसिंथेसिस, नहीं हो गया आपका क्या चीज, प्रोड्यूसर होगा। यहां तक दिक्कत, ये कहलाया क्या चीज, प्रोड्यूसर, ठीक है। अब इसके बाद जो प्रोड्यूसर हमारे पास मिला, तो इसको हम लोग कह सकते हैं, जो प्रोड्यूसर मिला इसको कह सकते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, या आप सीधा प्रोड्यूसर नाम दे दो, कहानी खत्म कर, ठीक। अब इसके बाद, ठीक, अब यहां से जो हमारे पास फूड का, तो चूंकि यहां पे जो एनर्जी अब मान लो यूटिलाइज होगा, तो उसको कह दिए ग्रॉस प्रोडक्शन, जीपी, जो एनर्जी इसको मिला, ठीक। अब यहां से ये जरूरी नहीं होता है, अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो डिकम्पोज हो गया, जो डेथ हो गया, डिकम्पोज हो गया, ठीक है, यहां पर हम लिख दिए एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, जो डिकम्पोज हुआ, तो जरूरी है ऑर्गेनिक मैटर भी क्या होगा, यह मटेरियल यहां से डिकम्पोज कर सकता है, ठीक। ये जो प्लांट है ये भी अगर डेथ करे तो क्या करेगा, डिकम्पोज होगा। या आप इसको अगर जो प्रोडक्शन हमारे पास कर रहे हैं इससे लेगा, अगर हर्ब यूज करें, और हर्ब से क्या करें, यहां से कंज्यूमर यूज करे या हर्ब यूज करे, यानी उसके बाद यहां से आपका या हर्बीवोरस यूज करे, आप लिखो हर्बीवोरस, यहां से होगा क्या,
कार्निवोरस, और कार्निवोरस से कहां जाएगा एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपको कितना भी और कोई भी ऑर्गेनिज्म मटेरियल हो, या ये हर भी क्या कर सकता है, मरेगा तो क्या बनेगा, डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर बनेगा। ये भी क्या हो सकता है, एनर्जी एग्जिस्ट करेगा। या ये कार्निवोरस भी क्या करेगा, ये कार्निवोरस भी डेथ कर सकता है, तो यहां भी इसकी एनर्जी लॉस होगा, यहां पर इसकी एनर्जी लॉस होगा, यहां पर इसका एनर्जी लॉस होगा। ये जो है एनर्जी लॉस को दिखा रहा है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन दिखा रहे हैं, कैसे एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, ये जितने भी हमारे पास प्रोडक्शन होता है, मतलब यहां से भी क्या मिलेगा हमको, जहां भी सिस्टम को हीट मिल रहा है, हर जगह से हीट मिलता है, और ये सारे के सारे जो हीट होते हैं वह क्या करते हैं, टोटल हीट जो होता है, मतलब कि अगर मान लो कि सोलर सिस्टम या ये सोलर सिस्टम का टोटल हीट, अगर ये 118 जो हम चला था, ये लौट कर सब किसी से यूज करने के बाद फिर से यहां पर 118 क्या होता है, मिल जाता है। मतलब कि कहानी ऐसे समझो कि उस हीट एनर्जी जो होता है वो छोटे छोटे खंडों में बटेगा। ठीक है, वो सब अलग अलग पार्ट में बटेगा, लेकिन जब वह इकट्ठा होगा तो किसी न किसी रूप में बटा रहता है, और जब इकट्ठा होता है तो पूरा एनर्जी हमको क्या मिलता है, मिल जाता है, स्टोर हो जाता है। लाभ थर्मोडायनेमिक्स ही ना कहता है कि जितना हम तुमको एनर्जी देते हो हमको किसी न किसी रूप में फिर से क्या करता है, मिल जाता है। तो इससे आपको पूरा सिस्टम, कहीं से भी पूरी सिस्टम अगर किसी तरह से एनर्जी अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है, और लास्ट में जब एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जब उसे हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो टोटल एनर्जी हमको पूरा क्या करता है, गेन करता है, मतलब एनर्जी हमको पूरा मिल जाता है। तो डिवाइडेशन कितने भी पार्ट में हो, कंज्यूमर हो, प्राइमरी कंज्यूमर हो, सेकेंडरी कंज्यूमर हो, टर्शियरी कंज्यूमर हो, कोई डिपेंड नहीं करता है। मतलब कि जितना हमारे पास प्रोडक्टिविटी एनर्जी की होती है उतना ही हमको कंज्यूम भी होता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉय। मतलब कि जो प्रोडक्शन हमारे पास होता है वह लास्ट में हमको फिर कंज्यूमर के रूप में, मतलब कि जो हमें यहां मिलता है वह पुनः हमको क्या करता है, एक जगह एनर्जी के रूप में हमें बाहर निकलता है। ठीक है, तो मतलब कि इसी सिस्टम को आगे चलकर हम लोग एक, इसका जो शेप होता है वो जनरली हम लोग क्या होता है, वाई शेप का होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं वाई शेप एनर्जी फ्लो सिस्टम। वाई शेप एनर्जी फ्लो मॉडल। आई बात समझ। तो ये है वाई शेप एनर्जी फ्लो मॉडल। तो इस तरह से आप एनर्जी की फ्लो जो होती है आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते, मतलब कि आप इसके बारे में आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, और आप अपनी बुक में देखिएगा, इसमें कई सारे इस तरह के नियम आपको बुक में दिए रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो, जो भी एनर्जी का फ्लो होता है इसके आधार पर जब हम लोग इस सारे सिस्टम को काम करने के लिए, हेर्बिवोरस पढ़ लिए, हमने प्रोडक्शन पढ़ लिए, फोटोसिंथेसिस पढ़ लिए, कार्निवोरस पढ़ लिए, इसमें एक नया चीज आ गया, ऑर्गेनिक मैटर। आप समझो, जो ये ऑर्गेनिक मैटर या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सारे ऑर्गेनिक मैटर न्यूट्रिएंट्स बड़े खतरनाक चीज होते हैं। आप पढ़े हो ना कि जो ऑर्गेनिक मैटर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कहा कि वो न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट को इसेंशियल होती है, जरूरत होती है, वो कहता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और जिसको प्लांट की जरूरत नहीं होती है, कम मात्रा में जरूरत होती है, उसको कहते हैं हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे में अगर आप निमोनिक पढ़ते हैं तो एक निमोनिक आता है कॉर्न पी के, उसको मिटा देते हैं, कौन पी के मग से कॉफी। एक निमोनिक याद रख लो, कौन पी के मग से कॉफी। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कोबाल्ट और फेरस। ठीक है, क्योंकि मग जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आई बात समझ में। तो ये जो एलिमेंट्स हमारे पास मिलते हैं ये सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसी को हम लोग ज्यादातर आगे पढ़ना भी है। तो कह रहा है कि ये प्लांट्स जो होते हैं इनके को खास कर ये ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। ठीक,
अब ये जो प्लांट जो होते हैं, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इनका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं। इनको प्लांट को जरूरत ही पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह के जो भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं, इनकी इसेंशियली कैसे पूरी होती है, ये प्लांट को कैसे मिलता है, या एटमॉस्फेयर में कैसे मेंटेन होता है। नाइट्रोजन हम मान लो हम यूज करते हैं, CO2 हम यूज करते हैं, तो इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कैसे मेंटेन रहता है, H2O वाटर मेंटेन कैसे होता है, फास्फोरस का लेवल क्या होता है, कैल्शियम का लेवल कैसे मेंटेन होता है, इन सब चीज के बारे में सोचना पड़ता है। तो आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तो वहां हम लोग पढ़ेंगे इसके साइकिल के बारे में। ठीक है, आज इतना ही। और आपको कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए छोटा सा वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।